हेलो ब्रुन, आप एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स का लेसन 1 क्या है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरा डन कराने वाला हूँ। ये बात समझ लेना, जोश भी बिल्कुल कम होना नहीं चाहिए। ये भी बात समझ लेना कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना। अब देखिए लेसन 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कोई भी चीज कट नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? तीसरी चीज ये रहा, जितना भी न्यूमेरिकल है सब कुछ अगले वाले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। लेकिन जितना थियरी है, क्या है? थियरी है, जितना आपका फॉर्मूला निगमन है, फॉर्मूला का निगमन, उसको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। आपको साथ साथ में फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला अदिश राशि है, सदिश राशि है, आपको ये भी बताऊंगा कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसके कितने और मात्रक हो सकते हैं, ये सभी कवर करने वाला हूं। तो आपके सामने तो नहीं हूं, लेकिन ये समझ लेना आपके सामने ही हूं। तो आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि कई चीजें रहते हैं अदरवाइज नहीं पढ़ाए जाते हैं। कम समय में ज़्यादा कुछ चाहिए तो ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा है मैं लिख लिया हूँ ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आपको चाहे जो आपका टाइम है ये बर्बाद ना जाए। अभी अगर मैं लिखूंगा आपके सामने, क्या अगर मैं आपके सामने लिखूंगा तो बोलोगे भाई ये तो पता नहीं क्या लिख रहे हो। तो इसलिए कुछ जो बहुत बड़ा बड़ा थियरी था समझाऊंगा ऐसे कि आपको लगेगा कि अब भाई कहीं जाना ही नहीं है। क्या कहीं जाना ही नहीं है? तो आपको समझाना है, जो बताऊंगा आपको आज, क्या जो बताऊंगा वो कह रहा हूं 100% श्योर है। क्या 100% श्योर आपको समझ में आएगा? बस सिर्फ अपना जोश बनाए रखिएगा, पानी बगल में रख लीजिएगा, पानी पीते रहिएगा, लेकिन जोश बनाए रखिएगा। टाइम हो तभी देखिएगा, बिना टाइम के वरना मत देखिएगा, बाद में देख लीजिएगा चलेगा। लेकिन अगर आज आप बैठे हो, क्या अगर आप आज बैठे हो तो उठना तब ही, आज ये बैठे हो ना, सोच लो, उठना तभी जब ये पूरा देख लोगे तो ही। उसके कुछ ही देर बाद पूरा इसको तैयार भी कर लेना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, आधा तो याद हो जाएगा आपको। अगर तुरंत 1 घंटा और इसी में आप दे दिए तो कह रहा हूँ पूरा याद हो जाएगा। यानी कि एक ही दिन में एक ही लेसन पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। सिर्फ जो निगमन रहेगा वो निगमन 1-2 बार ट्राई करना है, 2-3 बार कम से कम ट्राई करना है 10-10 दिन पे। तो वो जब ट्राई कर लोगे हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देरी किए हुए। चलो जी, आ गया आपका पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला लेसन का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें 2 पार्ट हैं विद्युत में। देखिए पहले विद्युत जो है, विद्युत क्या होता है? विद्युत को समझते क्या हो आप? ऊर्जा होता है। विद्युत क्या होता है भैया? ऊर्जा होता है। फिर से एक बार बोल दीजिए, विद्युत क्या होता है? ऊर्जा होता है। ये तो समझ में आ गया कि भैया विद्युत तो ऊर्जा होता है, समझ गए ना। जो विद्युत होता है ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने बताया, विद्युत के बारे में बताया था। क्या? कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बता दे रहा हूं। लेकिन जो विद्युत है आपका लेसन में 2 भाग में इसे करके बांटा गया है। एक है पहला स्थिर वैद्युत की, दूसरा है वैद्युत चालन। ठीक है, विद्युत को। अब देखिए स्थिर वैद्युत की लेसन है अगर, तो स्थिर वैद्युत की कहते किसे हैं? क्या स्थिर वैद्युत की कहते किसे हैं? स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं इसको देखूं, अगर यहां पर आप लिखने के लिए बोलूं कि इलेक्ट्रो लिखो भैया, इलेक्ट्रो लिखो प्लस स्टैटिक लिखो, तो ये लिखोगे इलेक्ट्रो आवेश और स्टैटिक स्थिर। क्या है? आवेश स्थिर। अब इसको कहेंगे कैसे कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। पहले स्थिर बोलेंगे, देखिए ध्यान से, जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। समझ में आ गया? जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। है ना आसान? है कि नहीं? किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं ये बताया हूं ना, वैसे आपको सारा आपको बताने वाला हूं। स्थिर वैद्युत को क्या किसे कहते हैं? स्थिर, क्या स्थिर आवेश का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो समझ गए ना स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं?
जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विज्ञान की भाषा का, किताबी भाषा तो अलग है, लिखिएगा विज्ञान की वह भाषा, विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत, किताबी भाषा है भैया, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। लिख लो ये भी, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जो स्थिर आवेश है अगर उसका अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर आवेशों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आ गया। अब आपका अगला हेडिंग है, तुरंत लिखिए विद्युत आवेश, हेडिंग लिख लीजिए विद्युत आवेश। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। जैसे कोई सामान है, दूसरे चीज पर हम सब बल अनुभव कराते हैं, कि जैसे कोई धक्का देना होता है, क्या चीज, किसी बाइक पे धक्का देना, किसी फोर व्हीलर को धक्का देना होता है, तो क्या हम अपना जो बल है, क्या अपना जो बल है उस गाड़ी पे अनुभव कराते हैं। अनुभव करा यानी ठेलते हैं, क्या करते हैं, ठेलते हैं कि आगे चल रहा है कि नहीं। आपको ये भी बहुत लोग बुलाते हैं, भैया आओ इसको ठेल दो, देखता हूँ कितना जांगर है तुम्हारे में। कहते हैं ना, गांव में तो अक्सर ऐसे ही कहते हैं, शहर में भी बोलते होंगे, लेकिन धक्का तो लगाना नहीं होता है। गांव में अक्सर हो जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, जब फोर व्हीलर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं, भैया आओ देखता हूँ कि तुम्हारे में कितना जांगर है, इसको बाहर निकालो। तो कई लोग आते हैं तो सभी लोग मिल के निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, बल का आपके अनुभव कराया जाता है। अगर किसी भी चीज में हो, आपसे कहो कि आप कहो कि मेरे पास बहुत जांगर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपसे वो क्या कह सकते हैं, कई तरह के सामान होते हैं। जैसे कोई बड़ा सा लकड़ी है, उसको उठाने के लिए बोल सकते हैं, तो उसमें क्या करा रहे हैं, आपके बल के अनुभव करा रहे हैं, यानी कि क्या करा रहे हैं, विद्युत आवेश करा रहे हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं आया, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं आया आपको समझ में, अभी समझाता हूँ। जैसे ये मैंने पेन ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये पेन ले लिया, अब इसको अपने बालों पे रगड़ो, क्या अपने बालों पे रगड़ो, लेकिन आपके बाल में क्या लगा हो, तेल लगा हो, क्या लगा हो, तेल लगा हो, ये बात याद रखना। तो अपने बालों पे रगड़ो और इसमें क्या हो, लगाओ, तेल लगाओ। तो रगड़ने के बाद क्या, रगड़ने के बाद आप यहाँ पर छोटा सा, क्या छोटा सा, इतना नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो, क्या कागज का क्या ले लो, टुकड़ा ले लो। अब इसको ऐसे करके उठाओ, ऐसे करें तो वो कागज क्या होगा, पेन को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। पेन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, किसको, कागज को, ना कि कागज खींचेगा, पेन खींचेगा कागज को, ठीक है ना। ये जो पेन होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेन होता है ये कागज को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, कागज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये कब करता है, जब आपका पेन आपके बालों में, क्या आपके बालों में रगड़ा हुआ हो। तो अब तो आ ही गया होगा विद्युत आवेश समझ में। दो एग्जाम्पल यार, इतना बढ़िया बताया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत आवेश की जो, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे कागज हो गया, तो कागज पे कौन बल अनुभव करा रहा है, आपका पेन अनुभव करा रहा है बल, क्या पेन आपका करा रहा है। यही चीज हम लिखेंगे कि विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है। आपको नोट्स कहाँ मिलेगा पता ही है, टेलीग्राम में मिलेगा। विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है जिसकी, क्या, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है, बल अनुभव कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कागज, पेन और
फिर रगड़ने के बाद यही होता है ना। तो विद्युत आवेश समझ में आ गया कि विद्युत आवेश वह पदार्थ की गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। समझ में आ गया ना। अब यह कौन सी राशि है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये पूछ लिया जाता है। तो यह कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों होती है, ठीक है, कि कब कब अदिश राशि होता है, कब कब सदिश राशि होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एक बढ़िया सा उसी के बारे में खूब बढ़िया से चर्चा करूंगा अदिश सदिश के राशि में। तो यह कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है। पहला चीज इसमें नोट कर लीजिए। दूसरा चीज इसमें, इसका यस आई मात्रक क्या होता है, इसका यस आई मात्रक क्या होता है। तो इस यस आई मात्रक होता है इसका कूलाम होता है। कूलाम, कूलाम किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया ना। देखिए विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है, आवेश यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है। समझ में आ गया ना। Q आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। Q क्या हो गया, आवेश हो गया। लिख लीजिए, Q क्या है आपका, आवेश है। लिख लीजिए भैया, आवेश काम आएगा बहुत ज्यादा। I क्या है आपका, I क्या है, धारा, I धारा है। ये आपका T क्या है, समय है। हर एक चीज बताऊंगा। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। टी क्या होता है, समय होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। देखिए इतना समझ में आया ना। तो इसका फॉर्मूला तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, Q बराबर आई टी, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें नोट कर, बस इतना ही पॉइंट लिखिए। लेकिन अब देख लीजिए थोड़ा, अदिश राशि कब होता है, सदिश राशि कब होता है। अदिश राशि तब होता है जिसकी परिणाम दिशा नहीं होता है। तो विद्युत आवेश का परिणाम और दिशा नहीं होता है। अब याद कर लीजिए, जिसकी परिणाम और दिशा नहीं होता है वही क्या होता है, अदिश राशि होता है। समझ गए कि नहीं, समझे, बताइएगा कमेंट करके कि जिसमें जिसकी परिणाम दिशा नहीं होती है, ना तो परिणाम होता है और ना ही दिशा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत सॉरी उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जिसकी परिणाम दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसकी परिणाम और दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, मैं एक लाइन में बता दिया। सोचो इतना आसान है, समझ में आया कि नहीं, है आसान कि नहीं। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला हेडिंग लिखिएगा, आवेश। आवेश, आवेश क्या, जैसे चार्ज, ठीक है। आवेश, आवेश क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आवेश जैसे चार्ज, अब जो भी आवेश क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, क्या चीज है, कोई भी वस्तु है वह अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। ध्यान से सुनिए, आवेश क्या होता है, आवेश वह होता है जो कोई वस्तु, जो वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो समझ में आया, वस्तु किसे कहते हैं, सॉरी आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, यानी कि खींचता है और दूर भी हटाता है, आवेश होता है। ऐसा नहीं कोई कि सिर्फ खींच ही रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत लोग हैं, पैसा बहुत लोग के पास है, लेकिन जो गरीब भी है, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, वो भी खाते हैं। भले ही एक आध टाइम ना खाते हो बेचारे गरीब लोग, लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली दोनों तरफ आ जाते हैं कि डेली खाते भी हैं और थोड़ा दान भी दे देते हैं। दे दिया करो यार, ठीक है। अब देखिए आवेश क्या होता है, आवेश वही चीज होता है कि वह वस्तु जो अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है वह आवेश होता है। जैसे लिखिएगा, किसी वस्तु किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु, जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर
अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षित करता है। आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आया? आवेश क्या होता है कि कोई वस्तु है वह अपनी तरफ अगर खींचता है या दूर ठेलता है। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचता है, और प्रतिकर्षित मतलब समझ रहे हो ना। मैं अभी ये दो प्रकार के होते हैं, अभी एक बार मैं समझाता हूँ आपको। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। चलिए अब इसमें एक चीज मैं समझाता हूं आपको, नोट करने वाला पॉइंट है आपको। ये चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है? और एक बात, अभी धनावेश ऋणावेश के बारे में खूब अच्छे से चर्चा करेंगे पीछे, लेकिन एक बार हल्का सा मैं बता देता हूं, ठीक है? और एक बात, जो मैं पॉइंट ये बताने जा रहा हूँ इसको तो करना नहीं है। आपको नोट्स जहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या लिखना है, उस वही सिर्फ लिखा हूँ नोट्स में, कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखा हूँ। इसमें समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आकर्षित क्या होता है और प्रतिकर्षित कैसे होता है। आकर्षित जैसे एक धन हो गया और एक ऋण हो गया, एक धन हो गया और एक ऋण हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। धन और ऋण आपस में क्या करेंगे? धन अपनी ओर खींचेगा, ऋण अपनी ओर खींचेगा। जैसे अभी कोई लड़का है किसी लड़की से बात कर रहा है तो क्या करेगा? तो वो उबेगा नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का वो लड़का से बात कर रहा है तो कहेगा साला रख नहीं रहा क्यों? तो ऐसा होता है। यानी कि आपको एग्जाम्पल बताया, सही से मत समझ लेना, ठीक है? अब ये जो प्लस है इसमें माइनस में, प्लस माइनस की ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि जो विपरीत रहेंगे, एकदम उल्टा रहेंगे, जैसे ये प्लस है ये माइनस हो गया, अब क्या ये आकर्षित करेंगे? जी हाँ करेंगे। क्या प्लस प्लस आपस में आकर्षित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। माइनस माइनस करेंगे? आकर्षित नहीं करेंगे जी। माइनस प्लस करेंगे? जी हाँ करेंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। जैसे लोहा हो गया, लोहा चुंबक को करता है आकर्षित? हाँ करता है। क्या लोहा लोहा को करता है आकर्षित? नहीं करता। क्या चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है? नहीं करता। क्या अपनी तरफ खींचता है? नहीं करता। लेकिन वही है क्या, लोहा और चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन कभी भी लोहा लोहा को आकर्षित नहीं किया है, ना चुंबक चुंबक को किया। अब जबरदस्ती कराओ, उसी में पकड़ाओ, उसी में पकड़ साले, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपस में जब आकर्षित वही करते हैं जब दोनों विपरीत तरह के हों। क्या हो? विपरीत तरह के हों, उल्टा हों, अलग हों, भिन्न हों। वही क्या होता है? धन आवेश और ऋण आवेश में, यानी कि एक धन हो एक ऋण आवेश हो तो आकर्षित करेंगे, अदरवाइज आकर्षित नहीं करेंगे। तो चलिए इसके बारे में और चर्चा करूंगा, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में अगले पेज में। चलो देखते हैं। देखिए वैद्युत आवेश के प्रकार में धनावेश ऋणावेश क्या होता है? एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है, अभी जो मैं आपको बताया था। तो मैं सोचा इसी वक्त तुरंत ही अगर मैं इसको डन ही करा दूं तो बेटर होगा। देखिए धनावेश क्या होता है? किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ये एक बात याद रखना, जब धनावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है। तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या करता है? कमी को दर्शाता है। एकदम सेम उल्टा, जैसे धनावेश है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस को दर्शाएगा। इलेक्ट्रॉन किस में दर्शाएगा? माइनस में दर्शाएगा। जब धनावेश रहेगा, अगर यही ऋणावेश आ गया तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वे में दर्शाएगा, यानी कि धनात्मक में दर्शाएगा। तो समझ में आया धनावेश ऋणावेश में अंतर? किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी जब दर्शाता है तो माइनस होगा, लेकिन जब धनावेश रहेगा, ध्यान दीजिएगा, धनावेश में इलेक्ट्रॉन माइनस को दर्शाता है, बल्कि ऋणावेश में ये इलेक्ट्रॉन अधिकता यानी कि धनात्मक को दर्शाता है, बढ़त को दर्शाता है, आगे बढ़ने को दर्शाता है, वह होता है ऋणावेश। तो ऋणावेश धनावेश में समझ में आया अंतर? अगर पूछता तो नहीं है लेकिन समझा देता हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, हर एक चीज़ आना चाहिए, क्योंकि आपको 12th तक ही नहीं पढ़ना, और भी पढ़ना है, 12th के बाद भी काम आ सकता है। तो इसलिए जानना आपको बेहद जरूरी होता है। धनावेश क्या होता है? किसी वस्तु पर धनावेश उसकी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करते हैं? कमी को प्रदर्शित करते हैं। जबकि ऋणावेश
धनात्मक को प्रदर्शित करता है। समझ में आया ना। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, समान प्रकृति के आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण, जो कि मैं अभी जस्ट बताया था, तथा विजातीय यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। विपरीत यानी कि अलग अलग, क्या हो, अलग अलग। जैसे मैं अभी जस्ट ऊपर जो बताया था उसके, जब प्लस और माइनस होता है तो ये क्या होगा, आकर्षित होगा। माइनस माइनस आकर्षित होगा, नहीं होगा। माइनस प्लस का आकर्षित होगा, हाँ होगा। माइनस और सारा तो हो गया ना, प्लस प्लस क्या आकर्षित होगा, नहीं होगा। ये चीज है, लिखना नहीं है। लिखना क्या है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहीं से पता चल जाएगा क्या आपको लिखना है। तो ये समझ में आया ना। जब समान रहेंगे, क्या, जब समान रहेंगे, दोनों समान रहेंगे, तब वह आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित कर लेंगे। उसको जबरदस्ती लेकर आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप नहीं आ सकता। जैसे लोहा चुंबक अपनी ओर, अभी ऐसे से करो, ऐसे से करो, ऐसे से कर रहे हो ना, तो वो चिपक जाएगा उठ से, तेजी से उठकर, है ना। तो वही चीज होता है। लेकिन अगर धनावेश रहेगा, ऋणावेश रहेगा, आपस में कभी चिपक ही नहीं सकते। ये होता है। अगर एक चीज है, लाइट है आपके घर में, क्या लाइट है, अगर आपने धनावेश का ऋणावेश में जोड़ दिया, ऋणावेश का धनावेश में जोड़ दिया, तो क्या होगा। ट्राई मत करना, बता दे रहा हूं। अगर धनावेश है, ऋणावेश धनावेश में जोड़ दिए, उल्टा जोड़ दिए, दोनों उल्टा जोड़ दिए, तो क्या होगा, दग जाएगा। क्या हो जाएगा, दग जाएगा। समझ में ना। कभी ऐसा मत करिएगा। और धनावेश को मत कभी, मतलब वायर जो होता है लाइट को, कभी आप एक्सपीरियंस भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। ये समझ में है ना। चलिए, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। मूलभूत, इसमें भूत कहाँ से आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ भूत कहाँ से आ गया। क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक जगह आपको अच्छी से आना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ ना। देखिए, आवेशों की योज्यता, पहला हेडिंग इसमें है, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होता है। किसकी भांति, अदिश राशि होता है। किसके भांति, आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है। याद रख लीजिए, आवेश कभी कभी आ जाता है एक नंबर में कि आवेश क्या होता है, कौन सी राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, ऐसे कई राशि दे देंगे, लेकिन आपको किस में लगाता है, अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिणाम और गुण नहीं हो, वही होता है। समझ में आया ना क्या क्या बोल रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी बताइएगा कि भैया फास्ट आप पढ़ाई, ये समझ में नहीं आया, यह अलग से नहीं बता दूंगा। अगर धीरे बता रहा हूँ तो भी बता देना, लेकिन बता जरूर देना, और इसे शेयर जरूर करना भाई। देखिए, आवेशों की योज्यता, आवेश द्रव्यमान की भांति क्या होता है, अदिश राशि होते हैं। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए विजातीय योग किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में ही, कुछ लोग इधर उधर की बातें कराते रहते हैं कि झगड़ा हो जाए इनसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से तालमेल बैठाए रहते हैं। जैसे कोई कोई झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कोई कोई झगड़ा बहुत कम करता है। तो वही चीज ये भी करता है, आवेशों की योज्यता। ये झगड़ा वगड़ा नहीं करता है, बहुत तो सादा सीधा समझदार है, कभी झगड़ा नहीं करता। क्या है ये एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है, योग करता है। जैसे इसमें कह दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं यार, जैसे ये जोड़ है, बस समझ लो, जैसे कुछ भी दिया है, 2 माइक्रो कूलम और माइनस भी में भी दिया है, तो माइनस में भी रहेगा, तब भी जब मैं फॉर्मूला लगाने लगूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भले रहेगा, लेकिन चिन्ह बीच में किसका लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। किसका लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। इतना समझ में आया ना, समझ में आया। तो आवेशों की योज्यता क्या होता है, जब पदार्थों को जोड़ता है, पदार्थों को क्या करता है, जोड़ता है, क्या पदार्थों को जोड़ता है, या बीजगणितीय योग आवेशों की योज्यता कहलाता है। आवेशों की योज्यता कहलाता है। आई होप आप इसे समझे होंगे, क्योंकि बहुत आसान था। क्या था, बहुत आसान था। चलिए अब अगला हेडिंग, अगले पेज में चलते हैं। देखिए, अब आपको क्या देखना है, आवेशन की विधियां, यानी कि आवेश की जो विधियां होती है। आवेश बताया मैंने, आवेश बता दिया, कौन सी राशि है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो ये सब बताया। ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि आवेश के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, अभी आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इस लेसन में आवेश बहुत ज़्यादा भूमिका अपना निभाता है। देखिएगा, इसमें है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा क्या होता है, जैसे आवेश है, इस विधि में जो आवेश होता है, पदार्थों को आपस में रखकर दूर दूर ले जाते हैं। जैसे ये 2 पदार्थ हैं, क्या है, ये 2 पदार्थ हैं, ये पास में रखा गया है, लेकिन अलग अलग ले जाते हैं। इसमें कहा गया है, प्रकृति तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, वह पदार्थों के गुणधर्म
पर निर्भर करता है। ये यानी कि आप नहीं बता सकते हो कि इसमें धनात्मक होगा, इसमें ऋणात्मक होगा, इसमें धनात्मक होगा, इसमें ऋणात्मक, ये आप नहीं बता सकते। सिर्फ आप कितना बता सकते हो, क्या बता सकते हो, सिर्फ यही बता सकते हो कि किसमें धनात्मक होगा, किसमें ऋणात्मक होगा। ये उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि आप पे निर्भर करता है। समझ में है ना। ये होता है घर्षण द्वारा। आप इसका नोट्स नीचे बता दिया था यार, क्या बताऊं बार बार। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल से आप सब बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे भी पता है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, जैसे एक छड़ ले लिया और एक कपड़ा ले लिया। कपड़ा क्या हो गया, किसका ले लिया, रेशम का कपड़ा ले लिया, किसका, तो ये छड़ आपका क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। लेकिन आपको कैसे पता, ये कह दिया मैंने क्रीड़ावेश हो जाता है। आप कहोगे भैया ये सब क्या बता रहे हो फालतू की चीजें, कैसे आपको पता, ये प्रकृति पर निर्भर करता है यार, वो बता देते हैं। ये ना हमें पता कि कौन क्या होता है, ऋणावेश कि धनावेश, ये आपको भी नहीं पता। सिर्फ ये कैसे, किसको पता है, ये किसको पता है, ये उन्हीं को पता है जो, ये आपको याद करना पड़ेगा पहली बात तो, कि छड़ धनावेश होता है, कपड़ा ऋणावेश होता है। रेशम के कपड़े लिया हूँ, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है घर्षण द्वारा, लेकिन जरूरी ये सब कुछ जानना आ गया तो मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता। चालन द्वारा आवेशन, ऑपरेशन, आवेशन होगा यार, ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए चालन द्वारा आवेशन, आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अनावेशित जो वस्तु होता है, वही मैं कई बार पॉइंट घसीट दिया हूँ इसी में, ये इतना बड़ा पॉइंट है नहीं, मैं 2 बार उसी को लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब गलत भी नहीं काटूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम मिलेगा या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। देखिए पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताने का कोई वो नहीं है यार, ये भी पढ़ लीजिएगा। लास्ट लाइन क्या है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप यानी बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। विपरीत प्रकृति यानी कि धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण रहेगा धन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा है तो थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर θ1 हो जाएगा। ये चीज है, ये पॉइंट है। चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं अगले पेज में। देखिए अगला पॉइंट है कि आवेश संरक्षण। प्रकृति में पाया जाना कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। जो प्रकृति में पाया जाता है आवेश, वह हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। पहला पॉइंट, अर्थात आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ये बात याद रखना, बहुत मेन पॉइंट है ये, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक स्थान से इसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको समझिए ध्यान से, आवेश संरक्षण क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये अपने आप से उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, लेकिन इसे आप अपनी तरफ से ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यही होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है। देखिए आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो जा सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि आवेश को अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेश को विभाजित नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, और इसे विभाजित भी नहीं कर सकते। अभी जैसे 2 भाई हैं तो अक्सर शादी उदी के बाद, हाँ उससे पहले नहीं, काफ़ी दिन बाद एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, जिसे गांव में कहते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो आवेश का क्वांटीकरण में है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना बंटवारा नहीं कर सकते, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी कि जैसे 2 लोग हैं, क्या है, 2 लोग हैं, तो दोनों लोग क्या करेंगे, उसी में रहेंगे। क्या करेंगे, उसी में रहेंगे। बल्कि क्या करेगा दूसरा भाई, जैसे दोनों लोग कमा रहे हैं तो दूसरी जगह घर लेकर वो उनको दे दिए और अपने उनमें रहे, मतलब अलग ऐसे हो गए। ठीक है ना, बल्कि उसी में घर में तोड़ के उसको अलग अलग नहीं किए। ये चीज मैं कहने का ये मतलब मेरा। अगर आपका एग्जाम्पल आपके परिवार में, आपके लोग में,
यानी कि आदमी में अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये आप सब कमेंट करके हमें बताते हैं, तभी मैं ऐसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसे आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं। जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, क्या जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, जो मेन होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है, वह अब समय आ गया, वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गए, वो घड़ी आ गई। तो इसको आपको देखना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्या ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम है, क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? ऐसे समझा दूंगा ना, कतई मज़ा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा पूरा। क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच, एक बार पढ़ दे रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, नहीं तो कहोगे भाई पढ़ दिया करो एक बार। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें उससे अभी नहीं मतलब है, मुझे किससे मतलब है? ध्यान दीजिए। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु इधर भी होगा, तो फिर स्केल की सहायता से बनाइएगा। इस पे एक आवेश होगा Q1, इस पे एक आवेश होगा Q2, इसके बीच की दूरी कितना है टोटल? R। इसके बीच की दूरी कितनी है? R है। अब इसमें लिखेंगे दो बिंदु आवेश है, देखिए Q1 Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश है। नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। देखिए ये दो आवेश है, क्या है? दो आवेश है। इसके बीच की दूरी कितना है? R है। बीच की दूरी क्या है? R है। ध्यान से सुनिएगा, ये Q1 आवेश हुआ, ये Q2 आवेश हुआ, इसके बीच की दूरी क्या है भैया? R है। इसमें मैं कह रहा हूं कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा, मैं बता रखा हूं आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो बल किससे प्रतीक करते हैं? F से। देखिए अनुक्रमानुपाती का निशान कैसे लगता है ऐसे। अनुक्रमानुपाती यही है ना। इसमें क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि Q1 इंटू Q2, इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट ये लिखिएगा, क्या? दोनों आवेशों Q1 Q2, कितना आवेश है? दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? R² है। बीच की दूरी R है और इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती करूं तो इसका बटे अगर एक लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। अगर इसको अच्छे से लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो F प्रोपोर्शनल 1/R²। इसको ही समीकरण नंबर 2 दे दो, काट को यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल, क्या? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है, बीच के जो दूरी है Q1 से Q2 के बीच की जो दूरी है R है, इनके वर्ग के, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या? घाते दो यार, यही स्क्वायर होता है ना। बोला दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझ में आया? इसमें अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें भी F है, सॉरी इसमें भी F है, इसमें भी F है, तो F आपका कॉमन हो गया। F अनुक्रमानुपाती इसमें भी है, इसमें भी है। Q1 इंटू Q2 है पहले, इंटू Q2, इसमें क्या है? गुणे का निशान रहेगा, 1/R² है। यही है ना? समझ में आ रहा पॉइंट ना? अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/R², ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर मैं अनुक्रमानुपाती हटाऊं तो मेरा क्या आ जाएगा भैया? एक नियतांक के रूप में, क्या? एक नियतांक के रूप में मेरा K आ जा रहा है, Q1 Q2/R²। नियतांक के रूप में क्या आ जा रहेगा? K आ रहा है। क्या आ रहा है? K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू क्या होता है? देखिएगा K का वैल्यू, K अनुक्रमानुपाती है, K का जो वैल्यू होता है वह 9.0 × 10⁹ होता है।
तो के की जगह पर यही रख देंगे। तो यह बराबर 9.0 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर होता है। और के की जगह पर जब वायु और निर्वात के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब वायु और निर्वात के लिए जब भी निकालेंगे, वायु और निर्वात के लिए जब भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी जगह पर? के की जगह पर। किसकी जगह पर? के की जगह पर। अगर मुझे वायु और निर्वात के लिए दे दिया गया अंक एक प्रश्न, यानी न्यूमेरिकल जिसे कहते हो आप सब, दे दिया गया तो कैसे निकालोगे? तो के की जगह पर वही रखेंगे वैल्यू। क्या कौन सी वैल्यू रखोगे? वही वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। तो रख दीजिए के की जगह पर। क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। क्या बराबर? यह बराबर, ये आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया ना? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक बात और याद करिए, जो एप्सिलॉन जीरो है, इसको एप्सिलॉन जीरो भी कुछ लोग बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, तो मैं एप्सिलॉन जीरो भी बोलता हूँ। तो अधिकांश लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो कुछ भी बोल दूं तो आप समझ जाइएगा कि भैया यही बोले हैं। तो याद रखिएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो चलिए अब अगले पेज में चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बता दीजिएगा कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। चलो अगले पेज में देखते हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग आपका है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका दो मात्रक होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी राशि है, ये मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप सब पॉइंट नोट करिएगा। बहुत आसान है यार। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, जैसे लाइट है, आपके घर में लाइट लगा होगा, बल्ब लगा होगा, जहां तक उसका प्रभाव जाता है, जहां तक उजाला रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तक उसका प्रभाव रहता है। किसका? लाइट का। क्या? लाइट का जो प्रकाश होता है, जो बल्ब लगा होता है, बल्ब का जहां तक प्रभाव रहता है, बल्ब जब प्रकाशित होता है, बल्ब में जब क्या होता है, उजाला आता है, तो जहां तक प्रकाशित होता है, जहां तक वह फैलता है, जहां तक उजाला होता है, वहां तक हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक आसान भाषा में अगर समझे तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसका देखिए, इसका मात्रक अब देख लीजिए। नोट करने वाला पॉइंट है भाई, नोट करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो तो पता ही है आपको। चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है क्या? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q। ठीक है, अगर वेक्टर में दे दिया गया तो E वेक्टर हो जाएगा, ये भी वेक्टर हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा? Q0 आ जाएगा। ठीक है ना? इसका देखिए MTS पद्धति में मात्रक क्या होता है? E बराबर होता है M1 L1 T-3 A-1। किसमें? MTS पद्धति में। ठीक है ना? यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बोलोगे भाई एक और मात्रक बता देते तो छोटा वोटा और मजा आता था यार। देखिए छोटा नहीं है, इसका मात्रक एक और होता है, वोल्ट मीटर होता है, लेकिन और छोटा इससे नहीं होता। दो ही मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर कह सकते हैं। इसका दो मात्रक होता है। इसका फॉर्मूला भी आपने देख लिया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ई किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा, अब क्या होता है? कूलम, यानी कि बल, बटे क्यू क्या है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश है। क्यू क्या होता है? परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर कूलम, यानी कि क्यू बटे परीक्षण आवेश क्या हो जाता है? सॉरी, कूलम बल है ना, तो यह फिर बटे क्यू।
एफ है, ई नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सब, इसलिए बोल भी रहा हूँ, आप सब सुनते जाइएगा। ठीक है, ये कौन सी राशि? सदिश राशि, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें देखिए 2-3 पॉइंट है कि किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर तरफ निकलता है। विद्युत क्षेत्र किधर निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है। किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है, याद रखिएगा। किधर निकलेगा? हमेशा जो विद्युत क्षेत्र जैसे ऐसे निशान है, ये किधर निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा। और ये जो धनात्मक है, धनात्मक क्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि क्यू बड़ा है जीरो से, आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणावेश में, याद, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको आगे काम लगेगा, अभी भी काम लगेगा, थोड़ी देर में, ध्यान रखिएगा। जब क्यू बड़ा होगा जीरो से, देखिए अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का चिन्ह बना दूं, ये ऊपर की तरफ, इधर इधर इधर, ये यहाँ पर आपका कौन सा 90 अंश बना रहा है, ये विद्युत क्षेत्र यानी कि ई, क्या विद्युत क्षेत्र ई। अगर ये प्लस क्यू आवेश लिया हूँ, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस क्यू आवेश लिया हूँ तो क्यू बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यही सेम कंडीशन आपको यहाँ पर मैं बना दूँ, आपके लिए बना दिया हूँ, तो ये माइनस क्यू अगर आवेश लिया हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर माइनस क्यू आवेश लिया हूँ तो क्यू इसमें क्या हो जाएगा? छोटा रहेगा। क्यू छोटा रहेगा किससे? जीरो से। ये क्या होता है? ये क्या होता है? यही तो विद्युत क्षेत्र होता है, यही विद्युत क्षेत्र का कंडीशन होता है कि जब प्लस लेंगे तो Q यानी आवेश बड़ा रहेगा जीरो से, जब माइनस लेंगे Q छोटा रहेगा जीरो से। ये नोट करने वाला पॉइंट है, बार बार आपसे कह रहा हूं, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है? तो नोट कर लिए हो, उम्मीद करता हूं, ठीक है? अब चलिए अगले पेज में अगला देखते हैं। आपकी अगली हेडिंग है, अगर कोई भी इशू होता है वीडियो में, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बस सिर्फ आप सब पढ़ाई करिए और इसे शेयर करिएगा। क्या है अगला हेडिंग? किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी R पर विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E। क्या होता है? E। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q द्विक स्थान पर मूल बिंदु पर उपस्थित है। किस स्थान पर? मूल बिंदु पर। जैसे बना देता हूं, एक बिंदु यहां पर हुआ, एक बिंदु यहां पर हुआ, इसको यहां से हम मिला दिए, यहां से लेकर कितनी दूरी पर? मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु R, वेक्टर R है, ठीक है ना? अब ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की ओर जा रहा है, यानी कि इधर साइड जा रहा है विद्युत क्षेत्र, यही ना होता है। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। एक प्लस आवेश रहेगा, एक माइनस आवेश रहेगा, और ये आपका मान लेते हैं, ये आपका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। कहा कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q द्विक स्थान पर मूल बिंदु पर उपस्थित है। किस बिंदु पर उपस्थित है? मूल बिंदु पर, यानी मूल बिंदु यहाँ पर उपस्थित है। प्लस Q आवेश कहाँ पर उपस्थित है? मूल बिंदु पर उपस्थित है। फिर कहा यदि किसी परीक्षण Q1 को अनंत से द्विक स्थान पर में प्लस Q आवेश से किसी निश्चित दूरी R पर लाने में पर लगने वाला कूलाम, क्या ज्ञात करना है? कूलाम बल, F। क्या? कूलाम तो Q से होता है, लेकिन इसमें F ज्ञात करना है। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला होता है कूलाम का, जो देखिए ये समझ में आया कि नहीं? एक F बराबर, जस्ट मैं पहले बताया था फॉर्मूला, बताइएगा, बताया था कि नहीं? बताया था ना? किसका? कूलाम का। कूलाम का फॉर्मूला क्या बताया था? F बराबर क्या बताया था? F बराबर होता है K इंटू Q1, चाहे Q1 Q2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है, R स्क्वायर। अब इसमें भी दे दिया है दूरी, तो हम यहाँ पर देखिए, अब वेक्टर R दूरी पर कोई बिंदु है ना, तो यहाँ पर हम वेक्टर R भी लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। अतः लिखिएगा आप सब, अतः R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसी पर करते हैं? E से। किस बिंदु पर? P बिंदु पर, तो EP हो जाएगा। E बराबर क्या होता है? F अपान Q। तो बताया था यार, थोड़ी देर पहले बताया था। E बराबर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर Q0 आ जाएगा, या Q1 आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना? तो हमारा क्या हो जा रहा है? फाइनल वेक्टर EP इक्वल टू F की जगह पर इतना सारा कुछ रख देंगे, Q1 बटे R स्क्वायर वेक्टर R
बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया अपने घर, ठीक है। लेकिन एक चीज़, यहाँ पर आर स्क्वायर थोड़ी नया है, तुरंत काट देता हूँ, क्यू है ना, तो यहाँ से मैं रेड पेन से काटता हूँ ना, क्यू से कटा, तो हमारा क्या आ रहा है फाइनली, वेक्टर ई पी इक्वल टू, वेक्टर ई पी इक्वल टू क्या बच रहा है, के Q1, क्या Q1 बटेगे आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, ये आपका फाइनल आ गया। और जो इसकी दिशा होगी वो दिशा किसकी ओर होगी, दिशा बाहर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर प्लस। अब एक पॉइंट और नोट करिएगा आप सब। अब बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं क्यू लिख दूँ तो कोई बात नहीं, मैं Q1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश था, क्या था, दो आवेश था, एक क्यू लिख दिया एक Q1। अगर मैं दोनों को पॉइंट करके लिख दूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर काट सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा। तो दिशा इसकी किसकी ओर होगी बताइएगा जरा, बाहर की ओर होगी, किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो आई होप इतना आप सब जरूर समझे होंगे। चलिए अब अगले पेज में, अगले वीडियो मतलब अगले हेडिंग की तरफ चलो। अगला है आपका विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया समझाऊंगा आपको। भौतिक विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, देखिए विद्युत जो बल होता है, क्या विद्युत बल की जो दिशा ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए मुझे विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र का उपयोग कब किया जाता है, विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना, किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। समझ में आया, विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखे तो उस पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा में होगा, जो कि मैं अगला पॉइंट बताया था आपको। जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो गया ना ये विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश लूंगा, इसके पहले जो मैं बताया था कि इसको जरूर पॉइंट याद करिएगा क्योंकि आपको आगे मिलेगा, तो वही पॉइंट आ गया। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यह बराबर क्यू ई हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी, सामने की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, आगे की तरफ होगी, सामने की तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी तरफ होगी, आगे की तरफ होगी। ये समझ में पॉइंट आया समझ में। तो यह बराबर क्या हो गया, क्यू ई हो गया, या बराबर क्यू ई। अगला पॉइंट है आपका, यदि किसी ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखे तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। यार मैं जैसे ये विद्युत क्षेत्र आपका है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ पर माइनस क्यू ले लूं, पहले ऊपर प्लस क्यू लिया था तो किधर था, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, यानी कि आगे की तरफ था। लेकिन यह विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अभी इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर जा रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन अगर जब मैंने माइनस ले लिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, मतलब विपरीत जाएगी। किधर जाएगी, विपरीत जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जाएगी। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर क्यू ई हो जाएगा। रहेगा वही चीज, लेकिन यह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो इसमें दो पॉइंट मेन था कि जब भी अगर मैं प्लस लेता हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होता है, अगर माइनस लेता हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है, सेम उल्टा होता है। तो समझ में आया कि नहीं पॉइंट, दोनों पॉइंट फिर से गौर करेंगे। जो विद्युत क्षेत्र है, क्या जो विद्युत क्षेत्र है, अगर उस पर आवेश में ले रहा हूं, अगर प्लस आवेश ले रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर रहेगा, अगर माइनस ले रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के एकदम उल्टा रहेगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ जा रहा है, जो तीर का निशान है उधर साइड बढ़ रहा है, उधर साइड जा रहा है, एकदम ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इधर हो गया उल्टा, उल्टा अब जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस मैंने ले लिया तो माइनस के लिए उल्टा जाने लगा। तो समझ में आया।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं? है आसान, बस सिर्फ यार समझने की देरी है आप सबको। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे भैया ये हेडिंग समझ में नहीं आया। वो हेडिंग का अलग से वीडियो वैसे तो पड़ा होगा, जाके आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो मैं फिर से बताऊंगा, अगर नहीं बताया रहूंगा तो जरूर बताऊंगा। तो चलो अब अगला हेडिंग अगले पेज में देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेंगे तो मैं जितना बताने जा रहा हूँ उतना तो आपको लिखना ही है। अगर 1 नंबर में पूछेंगे तो यहाँ तक लिख दीजिएगा और एक डायग्राम बना दीजिएगा, बस इतना बहुत है। देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करते हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है। पहली बात तो ये परिणाम को व्यक्त करता है, दूसरी ये किस पे? स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, आप भी मिला दीजिए ऐसे। वैसे मुझे डायग्राम तो बनाने आता नहीं, आप सब बनाइएगा बढ़िया से मज़ेदार। मतलब यार एग्जामिनर जो हो ना वो एकदम आपको तरफ आ जाए, ऐसे नहीं बनाना। नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स में अच्छे से बनाया हूँ मैंने। देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर ये इधर निकल गया तो ये E2 हो जाएगा। यहाँ पर ये सीधा भी निकलता है कि ये क्या होता है? दिशा को व्यक्त करता है, तो ये इधर दिशा हो जाएगी इसकी। यहाँ पर हम ले लेते हैं E1, यहाँ पर ले लेते हैं E2, इसको डॉट डॉट मिला दो इसे। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है। किससे व्यक्त करता है? विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको व्यक्त करता है? विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है। समझ में आया कि नहीं? विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करता है कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये दिशा को भी बता देता है, और ये कभी टूटता नहीं है, ये बात याद रखना। ये सतत वक्र होता है, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। मैं लिखा भी हूं पॉइंट में, चलो दिखा भी देता हूं इसी वक्त। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात ये में टूटती नहीं, अर्थात ये मार्ग में नहीं टूटती है। मार्ग लिख लीजिएगा ना, मार्ग, यानी कि ये मार्ग में टूटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, ये मार्ग में टूटती नहीं, यानी कि जो चल रहा है तो चलती रहती है, लेकिन ये मार्ग में टूटती नहीं है। पॉइंट समझ में है ना? अगला पॉइंट है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। ये बात तो मेन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं में, कि ये एक दूसरे को कभी भी ये काट नहीं सकती, यहाँ तक कि टच भी नहीं होती। मैं तो टच करा दिया हूँ उसमें, यहाँ तक कि टच नहीं होती। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकती है, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं इंगित होती है। देखिए 2 दिशा उन्हें बताया हूँ ना, एक ऊपर बता दिया, एक साइड में 2 दिशा बताया हूँ ना, वही चीज। ये एक दूसरे को काटती नहीं, जो कि असंभव है। देख लीजिए ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से परिसमित हो जाती हैं, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं। चालक पदार्थों से ये परिसमित नहीं होती है। जैसे ये पॉइंट हो गया, इधर गया, इधर गया, ये वेक्टर जो है, वेक्टर EP, ये क्या है? ये असंभव है, ये असंभव है। समझ में आया ना? तो चलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, क्या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला हेडिंग अगले पेज में चलो देखते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग इसके बाद आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैं इतना आसान तरीके से बताने वाला हूँ ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको, समझ लो। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाऊंगा। क्लियर? देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसके बाद लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना। देखिए 2 आवेश हैं, इसमें मैंने कितना आवेश ले लिया? 2 आवेश ले लिया। तो दोनों आवेश जो होगा, ये जो दोनों आवेश होगा, इससे इसको मिला देते हैं।
ठीक है। एक यहाँ पर क्या होगा, एक मध्य बिंदु होगा, एक क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसके बीच की दूरी हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। तो इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूं आर ले लिया। एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। इसमें दो आवेश हैं, दो आवेश हैं। क्या है, दो आवेश। अगर इसका मैं पूरा दूरी क्या ले लेता हूँ, 2a ले लेता हूँ। क्यों मैंने 2a ले लिया, समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, a होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, टोटल a होगी। तो a क्या हो गया, 2a हो गया। 2r भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो समझ में है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं o मान लेता हूँ, इसको क्या मैं मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ। एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। दोनों आवेश जो है एक अल्प दूरी पर रखी हुई। अल्प दूरी समझते हो क्या होता है, समान दूरी पर रखी हुई हैं। यानी कि ओ से जितनी दूर पर प्लस क्यू आवेश है उतनी ही दूर पर माइनस क्यू आवेश है। यानी कि बीच की दूरी कितनी है, ए है। इसके बीच की दूरी कितनी है, ए है। यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए। टोटल दूरी क्या हुआ, 2a हुआ। अगर इसको कहूँ कि क्या अगर बोलोगे भाई अब इसका एग्जाम्पल तो बताओ, मतलब कैसे आएगा, मुझे कैसे लिखूंगा इसको। तो इसमें लिखना है कि दो समान दूरी, क्या है, दो समान दूरी, यानी कि ओ से प्लस क्यू और ओ से माइनस क्यू, दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश। विपरीत आवेश यानी कि एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर रखे हुए हैं, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश हैं लेकिन दोनों आवेश क्या है, विपरीत हैं, समान दूरी पर रखे हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिखिएगा, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं, बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। दो समान है, अभी मैं समझाया जो वही चीज है। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान है मतलब समान दूरी पर हैं, लेकिन आवेश जो है भिन्न भिन्न, एक प्लस आवेश हुआ, एक माइनस आवेश हुआ। दोनों आवेश भिन्न भिन्न है, लेकिन जो दूरियां हैं वो समान है। उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगला हेडिंग आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहली बात तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसमें भी वही कंडीशन है। तो लेकिन अगर एग्जाम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो नोट्स में है, वैसे लिखना है आपको। पहले थियरी लिख देना, इसके बाद डायग्राम बनाना है। यानी कि पहले आपको लिख देना परिभाषा, फिर इसके बाद आपको चित्र बनाना है। हिंदी यही है ना। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें भी दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। इसमें एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इनके बीच की दो दूरी है वो क्या है, 2a है टोटल। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी माने तो a है। मतलब सेम कंडीशन वहां पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा था, लेकिन इसका परिभाषा अलग होगा। इसमें क्या कहेंगे, आवेश के परिणाम तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल। जो आवेश का परिणाम लिख लीजिए, आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में? आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में? आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, यानी मध्य मतलब समझ रहे हो ना, बीच की दूरी। अगर ये O है तो O से लेकर प्लस आवेश तक ले ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? ये, यानी कि टोटल दूरी क्या हुई? ये हुई। तो इसका P बराबर क्या होगा? फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2A। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाता है? Q इंटू 2A हो जाता है। 2A क्या है आपका? दूरी है। 2A क्या है आपका? दूरी है। Q क्या है? आवेश, कूलाम जिसको कहते हो आप। और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P बराबर Q इंटू 2A, वेक्टर में भी लिखा रहता है। वेक्टर P बराबर Q इंटू 2A क्या होता है? आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, मध्य मतलब बीच की दूरी के गुणनफल को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी आवेश और उनके मध्य के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था? दोनों आवेश अल्प दूरी पर और विपरीत आवेश हो। आवेश क्या था? विपरीत था, लेकिन अल्प दूरी पर रखे हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कभी कभी लिखना पड़ता है, पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? तो ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक कूलाम, क्या? कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है। तो P बराबर इसे हम MTS पद्धति में क्या कर सकते हैं? M0 L1 T1 A1 P बराबर, ठीक है ना? समझ में ना? अब देखिए वेक्टर P की दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, ना कि प्लस से माइनस की ओर। तो किससे रहता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो P है, वेक्टर P का मान वह माइनस से प्लस की ओर होता है। समझ में आया कि नहीं? किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो। समझ में आया कि नहीं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आपका जो है अगला हेडिंग है जो कि आपको समझना बेहद ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो चलो अगले पेज में देखते हैं। देखिए अगला हेडिंग है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी पे करते हैं? इसे, यानी विक्टर ही हो गया में रखने पर द्विध्रुव का प्रभाव क्या होगा? डायग्राम के हिसाब से, और जो इसको लिखना होगा जिसको भी, तो वो आपको नोट्स में भी मिलेगा। अगर उसको भी बताऊंगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है? इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, और आपका भी जाएगा, मेरा भी टाइम इसमें जाएगा। और उसमें बता ही रखा हूँ, फालतू में क्या बताऊँ 10 बार वही चीज़ है ना? तो बता रखा हूँ, क्या उसमें 10 बार बताना है? तो चलो इसको देख लेते हैं डायग्राम के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वैद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। क्या? वैद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु है, ये तिरछा है ऐसे, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। इसे हम क्या मान लेते हैं? ये कोई बिंदु P है। यहाँ पर भी मान लेते हैं O, तो इसको मिल जाएगा ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक है? और ये आपका क्या हो गया? प्लस Q आवेश हो गया। इसकी बीच की दूरी L हो गई। एक यहाँ प्लस Q आवेश हुआ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस Q आवेश होगा। जब माइनस Q आवेश होगा, माइनस Q आवेश के लिए तो यह बराबर क्या हो जाता है? माइनस QE। अगर यहाँ पर प्लस आवेश है तो यह बराबर हो जाएगा आपका QE, यानी कि प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया पॉइंट ना? ये तो पॉइंट में बताया था कि अगर माइनस कब लेते हैं, प्लस कब लेते हैं? माइनस वही लेते हैं जब माइनस Q आवेश होगा, माइनस Q और आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ रहेगा तब हम माइनस लेंगे, जब प्लस रहेगा तब हम प्लस लेंगे। देखो किसी भी प्रकार से अगर आपके अंदर भी जोश की कमी आ रही है तो कृपया करके पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद फिर एक बार बैठ जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी जो है इसके आगे
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति, ये दो मेन पॉइंट है। जो 4 नंबर खुद आ जाते हैं दो में से एक, वो तो छूट ही रहा है, उसको देख के ही जाइएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा। और ये भी बता दूं कि आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसे जरूर करना है आपको। ये समझ में है ना। चलिए जी, थोड़ा ज़्यादा जल्दी तेज तेज बोल देता हूँ, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, फिर गला दर्द करने लगता है, क्या करूँ यार। तो आप सब समझिए, इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, गला दर्द करने लगता है। कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप सब शेयर जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए, मुझे क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव पर प्रभाव ज्ञात करना है। एक होता है फॉर्मूला बलागुण का। बलागुण किसे प्रेरित करते हैं, टाउ से। बलागुण बराबर क्या होता है, बल। बल किसे प्रेरित करते हैं, एफ से। बल गुणे बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। जहां पर आपको फ्री में नोट्स मिल रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, और वही पेड नोट्स खरीद के देखिएगा, आपको दोनों में क्या अंतर मिलेगा आप खुद ही समझ लीजिएगा। बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत। बल क्या है, यफ। टाउ बराबर आपका क्या हो गया, यफ गुणे ओ क्यू। ओ क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, पी ओ क्यू में हम ले लेते हैं, पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, ओ क्यू और पी क्यू, यही होगा ना, साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा इसका बटे 1 हो जाएगा। ठीक, तो ओ क्यू बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, पी क्यू का मान 2a, दूरी हो गया, साइन थीटा रख दो। पी क्यू क्या हो गया आपका, 2a दूरी। अब देखिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण किससे, 1 से। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर एक फॉर्मूला होता है, पीई इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर रख देता हूँ ना ओ क्यू की जगह, एफ बराबर एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, एफ बराबर क्या हो जाता है, क्यू ई होता है। यहाँ पर मैंने क्यू ई रख दिया, समझ में आया ना। अब क्यू ई और ओ क्यू की जगह पर 2a साइन थीटा। ठीक, ई क्या होगी आपका, दूरी हो गई 2a। नहीं समझ आया पॉइंट, ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जितना बताया इसको यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको, आया कि नहीं। अब एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला में बताया था, P बराबर क्या बताया था, Q इंटू 2a बताया था कि नहीं। वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या बताया था, यही तो था ना, P बराबर Q इंटू 2a। तो हम Q है 2a है, तो एक जगह रख देते इसको, टाउ बराबर Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। इतने की जगह पर P रख देता हूं, तो टाउ बराबर क्या हो गया, P इंटू, यानी कि इंटू क्या लिखना है, तो इंटू है ये पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 90 अंश, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। टाउ हमारा क्या है, बलागुण है। टाउ क्या है, बलागुण है। पी क्या है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव ये सिर्फ ना लिखना, आघूर्ण भी है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ई आपका वैद्युत क्षेत्र हुआ, पी द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, और टाउ जो होता है आपका बलागुण होता है। तो टाउ बराबर पी, ये एग्जाम में आता है। अगर ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा की वैल्यू दे दिया गया है इसमें, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ आपका बलागुण हो गया, पी आपका क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 180 अंश दे दिया, 90 अंश दे दिया, 360 अंश दे दिया, जो भी वैल्यू रखना होता है, जैसे 60 भी दे सकता है, तो साइन 60 का अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45। अधिकांश क्या देता है, साइन 180 अंश। 180 अंश क्या रखना पड़ता है, अधिकांश 180 अंश। थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ता है, 180 अंश।
तो अगर न्यूमेरिकल भी आपको नहीं आता तो ये पॉइंट पहले याद कर लीजिए आप, न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल मैं रटाऊंगा आपको, ये मेरा गारंटी है। न्यूमेरिकल रटाना नहीं, समझा दूंगा, दिमाग में चपक जाएगा, बिल्कुल छूटेगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल है, खतरनाक बता दूंगा। बस सिर्फ फॉलो करते रहिए, आप सबका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा। तो चलो अगले पेज में अगला देखते हैं। आपका अगला हेडिंग है, द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको घुमाने में किया गया कार्य बताना है। विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसे आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र बना देंगे। तो विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह, बन गया विद्युत क्षेत्र। अब यहां से कोई डॉट डॉट करके गया है रेखा। अब यही जो है एक यहाँ पर भी होगा सीधे, ये इसी को घुमाने में, जैसे ये थीटा है, यहाँ पर एक लाइन और बना दो ना यहाँ पर, अगर यहीं से इसको घुमाने में किया गया कार्य, ऐसे करके घुमा कि नहीं घुमा, घुमा कि नहीं घुमा, इसको हम मान लेते हैं θ2 और इसको मान लेते हैं θ1। तो यहाँ पर किधर होगा, ये माइनस में जाएगा और यहाँ नीचे प्लस में जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा ना, ये ऐसे होगा। तो जो ये वेक्टर ई होगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान विद्युत में होगा। किस में होगा, एक समान विद्युत में होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कार्य का, W बराबर, तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर बल गुणे समय, बल गुणे समय। अब एक फॉर्मूला और होता है कार्य का, कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन लिख लीजिएगा। क्या होता है, कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट गया है इसको हम डी थीटा मान लेते हैं, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, यानी कि θ2 में से θ1 घट जाएगा। तो हमारा जो कार्य होगा dw बराबर क्या हो जाता है, dw बराबर कार्य बराबर बलाघूर्ण टाउ गुणे कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो टाउ क्या है, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, dw बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका लगा दिया मैंने यहाँ पे। dw बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, डी थीटा कोणीय विस्थापन। इसका समाकलन हम करेंगे। हम समाकलन किसको आता होगा बताइएगा, जो मैथ लिए होंगे उनको तो आता होगा, अगर नहीं आता तो मैथ वाले देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी कुछ दिन बाद, यानी कि पहले फर्स्ट खत्म कर दूं फिर सेकंड में आपको भी जुट जाऊंगा फटाक से ना। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, dw बराबर θ1 ये θ2, तो टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर इसके पहले फॉर्मूला बताया था, टाउ बराबर हो जाता है पी साइन थीटा। टाउ की जगह पर यही मैं रख दूंगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। dw पी तो आपका बाहर आ जाएगा, क्या बचा आपके पास। अब इसका नीचे ये θ1 θ2, तो इसका नाम रख दो ना यार, θ1 θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। आपके पास और क्या बच रहा है, पीई कोष्टक में साइन थीटा का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या बचेगा, θ1 θ2 और डी डब्ल्यू का करेंगे तो डी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, पीई माइनस कॉस, एक बार ऊपर वाला रखेंगे फिर माइनस कर देंगे θ2 फिर माइनस, और फिर ऑलरेडी माइनस है ये है तो माइनस कॉस θ1। ठीक, तो W बराबर हमारा क्या हो गया, पीई माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस θ1, ये चीज हो जाएगा। अब ये कॉस θ1 पहले आ जाएगा, तो W बराबर पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो W बराबर क्या आ गया, मेन वाला हमारा W बराबर आ गया पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2।
ये फॉर्मूला समझ में है ना। इसमें कई पॉइंट आ जाता है कि अगर मैं θ1 बराबर 0 रख दूं तो क्या होगा, तो यहीं पे बता देता हूं ना फटाफट। अगर द्विध्रुव को मैं साम्यावस्था से घुमाऊं, घुमाने पर θ1 की जगह पर मैं 0 रख दूं और θ2 की जगह पर क्या रख दूं, थीटा रख दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, W बराबर PE cos θ1। θ1 की जगह पर क्या हो जाएगा 0, ठीक, माइनस cos θ2 की जगह पर थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा W बराबर हो जाएगा PE cos 0 अंश का मान 1 होता है माइनस cos थीटा। ये एक हेडिंग हो जाएगा, लिख लीजिएगा। हेडिंग नहीं मतलब फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। अगर यही चीज मैं θ2 बराबर 90 अंश रख दूं, क्या रख दूं, 90 अंश रख दूं θ2 की जगह पर, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा W रख के देख लीजिएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। मैं इसको क्यों नहीं बताया सॉल्व करके, टाइम लगेगा वैसे भी, और इसको नोट्स में मैं कवर कर रखा हूँ पूरा अच्छे से एकदम विस्तार से, मतलब कोई भी दिक्कत आपको किसी प्रकार के आने ही वाला नहीं है, ये आप समझ जाइए। तो वहाँ पे उसको जाके आप देख लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला हेडिंग अगले पेज में इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा जरूर। चलो अगला हेडिंग है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। किससे, U से। किससे प्रदर्शित करते हैं, U से करते हैं। जिसे कोई बिंदु है वह अनंत से मैं ला रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई बिंदु है वह मैं अनंत से ला रहा हूं, तो उसमें जो किया गया कार्य होता है, कोई बिंदु है, क्या कोई बिंदु है, उसे मैं अनंत से ला रहा हूं। ध्यान से रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, इसको आप लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, मैं समझाता हूं। तो उसके लिए किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान से दीजिएगा पॉइंट में, मैं जल्दी लिखा हूं इसलिए राइटिंग सही नहीं गया है, तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप सब। क्या होता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उसके लिए किया गया कार्य, जैसे कोई भी बिंदु हो, क्या कोई भी बिंदु हो, अनंत से अगर लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है, कोई बिंदु, यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है। कोई भी बिंदु हो, क्या कोई भी बिंदु अनंत से अगर लाया जाता है, तो उसमें जो काम किया जाता है, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं U बराबर माइनस PE। अब इसका निगमन नहीं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं यार, अब इसी को अगर निगमन बताऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर टाइम आपका ही वेस्ट होगा ना, फालतू में क्या 10 चीज वही बार बार बताना है। समझ रहा आ गया ना, तो बस ये द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आपको समझ में आ गया ना। अब अगला हेडिंग है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में तो हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए मैं अगले नए पेज से, चलो उसको भी देख लेते हैं। चलिए जी, अगला हेडिंग है आपका द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। इसमें भी 2 हेडिंग आते हैं, और 2 हेडिंग अगर आपको आ गया ना, तो 4 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है, 4 से 5 नंबर तक कहीं गए ही नहीं, यानी कि आपके पास ही आए हैं। तो ये बात याद रखना, ये पॉइंट जरूर देखना। अगर आपने अभी तक कोई भी पॉइंट ध्यान से नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें पहला है पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं। द्विध्रुव, आपका हेडिंग ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में कैसा है मैं बता रहा हूं, ऐसे आएगा द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र,
क्या है, द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर, ऐसे एग्जाम में आएगा क्षेत्र में निगमन कीजिए, ऐसे आ जाएगा पूरा। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत आराम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आ गया द्विध्रुव, तो द्विध्रुव का डायग्राम जैसे आप बनाते हो वैसे आपको सेम बनाना देना है। इसमें एक बिंदु यहाँ पर रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, इसको ऐसे आप मिला दीजिए। एक मध्य बिंदु होगा, इसका नाम क्या होगा, ओ होगा। अब ध्यान देने वाले पॉइंट ये है कि ये एक माइनस आवेश हो जाएगा, एक प्लस आवेश हो जाएगा। अब इसके बीच की टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2l। क्या हो जाएगी, 2l। अगर मैं मानूं माइनस क्यू से यल की दूरी, तो यहाँ तक हो जाएगी, ओ की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल हो जाएगी। लिखेंगे कैसे, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा यार। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कि इसमें माइनस क्यू आप लिख भी सकते हो, मैं एक बार अच्छा बता दूंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता यार, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपका वीडियो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है टाइम की वजह से सिर्फ, बस। तो देखिए इसमें दो आवेश है, माना दो आवेश, दो कुलाम के माना माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो आवेश है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, कुलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत अल्प दूरी यानी समान दूरी पर रखे हैं। इसी को तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं यार ना, इसी को तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इतना समझ में आया ना। अब मान लेते हैं कि बिंदु ओ से, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु ओ से, लिखिएगा ऐसे भी, ऐसे लिख लीजिएगा कि मध्य बिंदु ओ से, क्या, मध्य बिंदु ओ से कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर। ऐसे बना दीजिएगा कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर बाह्य कोई बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा ना, एक E1 कर दो, E2 कर दो, जो भी मन है, या E ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ कि भैया कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना होगी। जब यहां से लेकर R है तो यहाँ पर R और इतना घट जाएगा, यल घट जाएगा, तो R माइनस यल हो जाएगा, R माइनस यल हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि माइनस क्यू से दूरी बता दो आप, तो क्या बता दोगे, R है ये है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्लस है, तो R प्लस यल है, सॉरी क्या हो जाएगा, R प्लस यल हो जाएगा। तो यहां से इसको मिला देंगे। तो अब देखेंगे, अगर प्लस क्यू से P की दूरी ले रहे हैं तो R माइनस यल हो रहा है, अगर O से P की दूरी ले रहे हैं तो R हो रहा है, और अगर माइनस क्यू से P की दूरी ले रहे हैं तो R प्लस यल हो रहा है। आप इसको ऐसे लिखिएगा कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कुलाम के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। ठीक है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया कि नहीं। माना दो आवेश है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, कुलाम के दो आवेश हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं, और एक उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर और लिखना चाहो लिख सकते हो, तथा माइनस क्यू से P की दूरी R प्लस यल है, और प्लस क्यू से P की दूरी R माइनस यल है। इतना आपको लिखना है पहली बात तो। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस क्यू के कारण। देखिए प्लस क्यू के लिए ये वाला पॉइंट देखेंगे, माइनस क्यू के लिए ये वाला पॉइंट देखेंगे। यानी कि जब माइनस क्यू वाला लेंगे तो P की दूरी, माइनस क्यू से P की दूरी क्या है, R प्लस यल है, और प्लस क्यू से P की दूरी R माइनस यल है। अगर प्लस क्यू के कारण देखता हूं तो हमारा ये होगा R माइनस यल। तो E बराबर एक फॉर्मूला होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, E बराबर क्या हो जाता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर। देखिए इसमें R स्क्वायर यानी कि दूरी जो है, ध्यान दीजिएगा दूरी क्या है, इसमें प्लस क्यू के लिए ले रहा हूं, तो प्लस क्यू के लिए R माइनस यल दूरी हो गया, तो इसकी जगह पर हम R माइनस यल रख देंगे, 4πε0 इंटू क्यू अपान R माइनस यल। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देते हैं,
समझ में है ना। अब प्लस क्यू के लिए निकाल लिया। अब देखिए इसमें 2 निकालना है। अब माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, किसके, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यही होगा। ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला ना। यहाँ पर माइनस क्यू है, यानी कि माइनस क्यू के लिए जब देखेंगे तो माइनस क्यू से पी के दूरी, माइनस क्यू से पी की दूरी क्या है, आर प्लस यल है। तो यहाँ पर रख देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 इसको आप कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर E1 रख दो और यहाँ पर E2 रख दो, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। E1 E2 कर सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है ना। E1 E2 या समीकरण कर सकते हो। अब इसमें हम अंतर ज्ञात करेंगे, क्या अंतर। तो E बराबर हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, यानी कि E1 की वैल्यू पहले रख देंगे, फिर E2 की वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू हमारा ऊपर है, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये ना E1 का वैल्यू। अब ये माइनस है, E2 की वैल्यू आपका ये रहा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है, ये समझ में आया ना। E1 की वैल्यू ऊपर रहा, E2 की वैल्यू यहाँ नीचे रहा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो E बराबर हमारा क्या आ गया है, इसमें कॉमन दिख ही रहा है कुछ, Q/4πε0 कॉमन ले लो, बचा क्या हमारे पास 1r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए भैया Q है तो कॉमन हो गया, 4πε0 है, यहाँ पर भी 4πε0 है, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। अब ये चीज बच गया आपके पास। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर Q/4πε0 इंटू कर दो आर प्लस यल का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे के आर माइनस यल का, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में क्या हो जाता है ए प्लस बी, यही होता है ना। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले स्क्वायर हटा दीजिए, पहले स्क्वायर हटा दीजिए, तो आर माइनस यल है, आर प्लस यल है, तो किसका फॉर्मूला है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। अब स्क्वायर को हम देखते हैं, स्क्वायर है, अब स्क्वायर को जब हटा दिए थे मन से, लेकिन फिर देख रहा हूँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद अगले पेज में देखिए ध्यान से, तुरंत यहीं से मैं पेज ले रहा हूँ, यहीं के बाद नोट डाउन करिएगा आप सब। चलिए वहीं से लिख दे रहा हूँ ना, क्या था आपका, एक मिनट, क्या आया था, E बराबर हमारा आया था Q बटे के, एक मिनट, Q बटे के 4πε0 और R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर बटे के R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यही तो आया था भैया ना, यही तो आया था ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, E बराबर Q बटे के 4πε0, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर जब माइनस वाला लगाएंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लगा दीजिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको एक कोष्टक में कर दीजिए, चिन्ह माइनस का लिख दीजिए, यहाँ पर करेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl, कर दीजिए बंद, ये स्क्वायर लगा दीजिए, भूलना मत, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का यानी कि अंदर गुणा हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे के 4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पर चिन्ह है तो माइनस का, तो पूरा अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2rl बटे के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है इसमें का, देखिए आर स्क्वायर गया, यल स्क्वायर से चला गया, बचा क्या हमारे पास, ई बराबर Q बटे के 4πε0 इंटू 2rl क्या हो गया 4rl बटे के
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये बचा ना। अब इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, क्या, क्यू बटे के 4πε0 इंटू 2r इंटू 2l, यही है ना। अब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर ऐसे इसको लिख दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट? जल्दी जल्दी जरूर बता रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो बता देना कमेंट करके। क्यों बता रहा हूं जल्दी जल्दी, आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर कट रहा था, फॉर्मूला लगाया, लग गया, कट गया जो कटना था। यहाँ पर बचा 4rl, लिख दिया 4rl। यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2ql, यही होता है ना, P बराबर 2ql। तो यहाँ पर यल है और यहाँ पर q है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। तो 1/4πε0 इंटू 2r इंटू 2ql। कोई दिक्कत बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, क्योंकि भैया मैंने अपने काम के लिए ऐसा किया हूं, मैंने अपने काम के लिए ऐसा किया हूं, ठीक है, यही होता है ना। तो ये उसका फॉर्मूला नहीं है, P बराबर 2ql, हाँ ठीक, ये समझ में आया। अब 2ql की जगह पर P रख सकता हूं, तो रख दूं क्या, P, तो 2r इंटू P बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूँ यल स्क्वायर क्या है, नगड़े मतलब जीरो मान लेता हूँ, यल जीरो मान लेता हूँ, तो यल की जगह पर मेरा जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2r इंटू P बटे के आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो स्क्वायर है ये है, ये स्क्वायर है ये है। अब देखिए आर है, ये आर कितनी बार यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 बार, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4, आर 4 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4πε0 इंटू P बटे के आर कितनी बार बचे, 3 बार, क्योंकि 4 बार था, तो 4 बार था, अब कितनी बार बच गया, 3 बार बच गया। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि ये आर 4 बार था, मैंने यल को नगड़े मान लिया, जीरो मान लिया, शून्य मान लिया, तो यहाँ पर मैंने जीरो जब माना तो आर को मैंने देखा तो आर क्या है, आर क्यूब हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा आर 4 बार था, 1 बार यहाँ से काट दिया, 1 बार यहाँ से काट दिया। आई होप समझ में जरूर आया होगा। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की स्थिति ऐसे भी आ सकता है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये जरूर समझ में आया होगा। अब आपका आज का और आखिरी हेडिंग बच रहा है, जो कि अभी तुरंत बताऊंगा, तो चलो नेक्स्ट पेज में। चलिए आपका अगला हेडिंग आ गया, आज का आखिरी हेडिंग आ गया। जोश और उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, बस इसको शेयर कर दीजिएगा जरूर से। तो मैं देखिए एक लेसन पूरा कवर करा चुका हूँ, अब समझ लो कवर ही हो रहा है, 10-15 मिनट और लग सकता है, बस इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब करेंगे भी। देख ही रहे होंगे किस प्रकार से बता रहा हूँ, कैसे कैसे चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आए, मेरा हर एक यही संभव प्रयास रहता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव बना ही लेता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान दूरी, यानी समान मतलब अल्प दूरी, ऐसे भी होता है, समान दूरी भी कह सकते हो, अल्प दूरी, विभिन्न यानी विपरीत आवेश हो, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए। मान लेते हैं कि 2 आवेश है, माना 2 आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, इसके बीच की दूरी 2l है। अगर मैं कहूँ प्लस क्यू से इसकी दूरी बताओ तो l हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल आपकी l हो गई, यानी कि टोटल कितना दूरी हो गया, 2l हो गया। देखिए माना 2 आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, कूलाम के 2 आवेश बहुत अल्प दूरी पर 2l में, यानी अल्प दूरी क्या है, 2l है, 2l पर रखे हुए हैं, जिसे हमें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर क्या बनते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मात्रक दूरी पर, कितनी दूरी पर, r मात्रक दूरी पर, इस मध्य बिंदु से ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है, तो मध्य बिंदु यही होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, दो में से एक होगा। तो हम इसको ऐसे भी मिला देते हैं, तो इधर भी मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ में ना। ये जो मध्य बिंदु O से P r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है,
जिसे हम जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से देखेंगे अगर तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यल है और यहाँ पर आर है, और आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर प्लस क्यू के लिए निकाला था, अगर मैं माइनस के लिए निकालूंगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय ना भैया, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आर है और ये यल है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। लेकिन क्या किस में लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। प्लस के लिए अगर माइनस के लिए निकाल रहा हूं तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में पॉइंट को समझिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप बताइए। अब देखिए यहां से कोई कोण अगर थीटा बनता है तो ये विद्युत क्षेत्र ई हो गया, इसके बीच की भी दूरी यल हो गई, तो यहाँ से थीटा बन रहा है, ये भी आपका ये ई है, तो यहाँ पर ई1 मैं ले लेता हूँ, ये क्या ले लेता हूँ, ई1 ले लेता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ, इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा। मान लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी क्या है, 2l, अल्प दूरी 2l पर रखी हुई है, जिससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखना है। फिर इसके बाद लिखेंगे, देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब प्लस क्यू के लिए निकाल रहा हूँ, क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ई बराबर फॉर्मूला होता है यही ना, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो आर की जगह दूरी है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर की जगह पर रख देता हूँ 4πε0 इंटू क्यू अपान, अगर मैं जल्दी बता रहा हूँ, यदि मैं स्लो बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं स्लो तो नहीं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से जल्दी बता रहा हूँ। ये प्लस क्यू कारण निकाल लिए। अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 ले लो, क्योंकि नहीं तो समीकरण मानना पड़ेगा। तो E2 यहाँ पर निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर होता है अलग से ना, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब माइनस के लिए ले रहा हूँ, तो माइनस के लिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। क्लियर। अब इसका भी हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है, cos थीटा, तो cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा E1 प्लस E2। अब हम cos थीटा की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण ना। अब देखते हैं cos थीटा, अब आधार देखते हैं क्या है, कर्ण क्या है, ठीक है। आधार देखते हैं तो आधार अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। इसका आधार यल हुआ, कर्ण आपका जो सबसे लंबा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, कर्ण आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा, और जो आधार है वह क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। इसलिए पूरा दूरी 2l है, लेकिन अगर आधी दूरी यानी कि O से प्लस क्यू की दूरी, तो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो रख दो आधार, मैंने बताया अभी जस्ट, आधार आपका यल है और कर्ण आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो cos थीटा की जगह पर ये रखूंगा, E1 की जगह पर ऊपर जो बताया, और E2 की जगह पर ये रखूंगा, फटाफट रख देता हूं। तो E बराबर cos थीटा की वैल्यू सबसे पहले यल बटे अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्लियर। E1 की वैल्यू ऊपर है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के कोष्टक में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर करना है। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का है। E2 की जगह पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे कोष्टक में अंडर रूट E1 की जगह पर यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा यही चीज, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब क्यों होगा प्लस, अरे भैया यहाँ पर प्लस ही है,
प्लस है, मैं भूल से लिख दिया था, और E2 की जगह पर माइनस है, यहाँ पर माइनस मैंने लिख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या बचता है हमारे पास, कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन भी देख लेता हूं, और इसको मैं उधर पहले एक बार कर दे रहा हूं, पहली बार। ये बार बार आगे आगे नहीं तो आएगा, इंटू क्यू अपान, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है, अंडर रूट में है। अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो अंडर रूट था ये स्क्वायर से क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, यल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसको भी मैं अंडर रूट को हटाऊं, इसी वक्त हटा दे रहा हूं, अगर हटाऊं अंडर रूट को तो ये 1/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा हो जाएगा ना। ये अंडर रूट मैंने हटा दिया, बोर्ड रहा था तो मजा आता तुरंत मिटा के ऐसे हटा दो, सही रहता है, लेकिन इसमें काटना पड़ता है तो अच्छा थोड़ा कम लगता है। बोर्ड लग जाएगा जल्दी अगर सपोर्ट आप सबका रहा तो। ठीक है, अब इतना समझ में आया पॉइंट। यल को मैं अंदर गुणा करा सकता हूँ। देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है तो इसको ऐसे ही कर देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो क्या हो गया, 2Q हो गया। देखिए मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा, हो गया। और क्यू 2Q हो गया, 2Q इंटू यल का अंदर गुणा करा दिया तो 2QL, यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, P रख दूंगा, ऐसा काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। समझ में आया यहाँ तक पॉइंट, है आसान कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2QL है, इसकी जगह पर मैं P रख सकता हूँ। तो E बराबर हमारा क्या हो गया, 1/, सॉरी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही था ना, और 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1/2, यही था ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P है, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, और एक चीज़ P लिख दो पहले, यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है तो 1/2 से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। यदि मैं मान लूँ यल नगण्य है, यल 0 हो जाएगा, यल छोटा है किससे, बहुत छोटा है आर से, तो हमारा यल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई बराबर हमारा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे के आर स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3। तो ई बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। ये आ गया आपका पॉइंट। आई होप समझ में जरूर आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको फाइल में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं फिर से एक बार डाल दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं की हो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।